आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएजेंट्स का अगला लेक्चर। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ लिया। अब हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आज की हमारी हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन में हमारे पास सबसे पहला जो रिएक्शन या टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। आपको सभी को पता है कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से याद हो तो हम लोगों ने जितने भी आज तक ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, उसमें कीटोन का हम लोग कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करवाते थे। इसीलिए ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। हम पहली बार सीखेंगे कि आखिरकार कीटोन का ऑक्सीडेशन किस कंडीशन में होगा और अगर होगा तो उससे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अगर मैं थर्ड रिएक्शन की बात करता हूं तो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जहां पर हम कीटोन और एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कौन कौन आते हैं? एक तो सबसे पहले आते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। सबसे पहले कौन आते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट। उसके बाद हमारे पास आएंगे फेलिंग सॉल्यूशन और फिर हमारे पास एक होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। शिफ्ट रिएजेंट भी होता है लेकिन वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनकी हम स्टडी करेंगे और इस ही टॉपिक से हमें आइडिया लगेगा कि आखिरकार हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्टिंग्विश हम लोग इसी टॉपिक से करना सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगली रिएक्शन होती है वो हमारे पास रिएक्शन होती है हैलोफॉर्म रिएक्शन। नेम रिएक्शन होती है लेकिन ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ही होता है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात करेंगे और हैलोफॉर्म रिएक्शन में जो फेमस रिएक्शन होती है वो होती है आपके पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन। फिर जो अगला ऑक्सीडेशन होगा आपके पास, वो अगला ऑक्सीडेशन का नेम रिएक्शन होता है आपके पास बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो कुल मिला के हमारे स्टडी में ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ लेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पढ़ लेंगे, जहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा सिखाऊंगा पॉपऑफ्स रूल कि आखिरकार क्या होता है और इसके अकॉर्डिंग आपके पास किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर मैं आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ाने वाला हूं। अब जो हैलोफॉर्म रिएक्शन और बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन है, इन दोनों को मैं यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों ही नेम रिएक्शन हैं, तो हम लोग किसी भी टॉपिक को बार बार रिपीट क्यों करें। हम लोग इस टॉपिक को नेम रिएक्शन के अपने टॉपिक में ही पढ़ लेंगे। अब आपको पता ही है ऑलमोस्ट हमारा रिएजेंट खत्म होने वाला है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बाद आपके पास कुछ मिसलेनियस 2-3 रिएजेंट्स मैं बताऊंगा, उसके बाद हमारा पूरा रिएजेंट्स का लेक्चर खत्म। फिर हम नेम रिएक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो उस ही में आपके पास हैलोफॉर्म रिएक्शन भी आ जाएगा और बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन भी आ जाएगा। अब अगर एक और नेम रिएक्शन की मैं बात करना चाहूंगा तो एक और नेम रिएक्शन हम नोट कर लेते हैं, डेकिन रिएक्शन। एक और रिएक्शन होती है डेकिन रिएक्शन, तो हम डेकिन रिएक्शन की भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये तीनों ही हमारे पास क्या है? नेम रिएक्शन है और तीनों ही नेम रिएक्शन को हम लोग इसी ही टॉपिक में पढ़ना चाहेंगे, है ना। ये बात आपको एकदम अच्छे समझ में आ रही है। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो अब हम बात करते हैं अपने ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहला टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। देखो, अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टॉपिक समझना है कि आखिरकार एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडेशन के प्रति क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ एल्डिहाइड, ये आपके पास एल्डिहाइड होता है और यहाँ पर मैं बना देता हूँ कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आपको यहाँ पर मुझे ये समझाना है कि यदि हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेते हैं जो आज तक हमने अभी तक पढ़े हैं, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे तो हमारे पास जो कीटोन है उसका तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है
और किस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन का फर्दर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ाई हैं उसमें कभी भी कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन की मैंने बात ही नहीं की। तो यहां से सवाल आता है कि सर आखिरकार इन दोनों की रिएक्टिविटी में ऐसा क्या अंतर है, तो ध्यान से समझिएगा। CH3C डबल बॉन्ड OH और यहां पर क्या है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर आपके पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहां पर आपके पास क्या है, सिर्फ कार्बन कार्बन ही बॉन्ड है। देखो यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड तो थी ही, साथ में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और यहां पर कार्बन कार्बन ही बॉन्ड है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और इसी बॉन्ड के स्ट्रांग होने की वजह से यहां पर इस बॉन्ड की हम लोग ब्रेकिंग नहीं करवा पाते हैं, और अगर हम बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं करवा पाएंगे तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाता है। तो ये तो हमारे पास रीजन हो गया कि आखिरकार एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडेशन दिखा देते हैं, आसानी से ऑक्सीडेशन दिखा देते हैं, लेकिन कीटोन आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं दिखा पाते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है और जो कि बहुत स्ट्रांग होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर हम एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो बहुत ही सरल होता है। आप यहाँ पर जो भी आपने अभी तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े हैं, यहाँ पर O क्या दर्शाता है, नेसेंट ऑक्सीजन क्या दर्शाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो भी आपने पढ़े हैं KMnO4 है ना, चाहे वो एल्कलाइन हो या बेसिक हो, तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको एसिड में कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसके सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब सवाल आता है कि सर आखिरकार कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो जब भी केमिस्ट्री में कोई चीज नॉर्मल कंडीशंस में ना हो रही हो, जैसे होनी चाहिए थी, तो हम वहां पर क्या करते हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें तो रिएक्शंस करवानी है। तो अब हम एबनॉर्मल कंडीशंस को समझते हैं। देखो एबनॉर्मल कंडीशंस क्या होते हैं, एक तो आपके पास जैसे आपने अगर KMnO4 लिया है तो उसके साथ एसिडिक मीडियम तो होना ही चाहिए। H+ क्या दर्शाता है, एसिडिक मीडियम को दर्शाता है, तो H+ दर्शा रहा है एसिडिक मीडियम को, पहली बात समझ में आ रही है। अब इसके साथ हाई टेम्परेचर भी ले लेते हैं और हाई प्रेशर भी ले लेते हैं। तो जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है ये सिंपली आपके पास सिर्फ एबनॉर्मल कंडीशन को ही दर्शा रहा है। तो अगर अब मैं यहाँ पर कीटोन के ऑक्सीडेशन की बात करूंगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर मैं KMnO4 H+ ले लेता हूँ, या कोई भी मैं एसिड के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा एसिडिक मीडियम में, और वहां पर फिर मैं हाई टेम्परेचर लेता हूँ, हाई प्रेशर लेता हूँ। हाई टेम्परेचर समथिंग 500 केल्विन ले लिया, हाई प्रेशर आपने ATM में ले लिया बहुत ज्यादा, तो आपके पास ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो अभी तक सिर्फ हमने ये सीख पाया कि आखिरकार एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन के प्रति रिएक्टिविटी कैसी होती है। तो हमने समझ में आ गया कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि एल्डिहाइड का हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है, और तीसरी बात ये सीखी कि आखिरकार कीटोन ऑक्सीडेशन दिखाएगा तो इस कंडीशंस में दिखाता है जो कि एबनॉर्मल कंडीशन होती है। अब सवाल ये आता है कि सर आखिरकार कीटोन के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या होगा। आपने ये तो बता दिया कि कीटोन नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता, कीटोन एबनॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन दिखाता है, लेकिन सर सवाल यहां पर आता है कि आखिरकार कीटोन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस ही को हम लोग अपने इसको मिटाकर सीखते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की। हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ लिया, उसका प्रोडक्ट समझ लिया। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं। देखो अगर आपके पास मैं सबसे छोटा कीटोन लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये सबसे छोटा कीटोन है, तो सबसे पहले यहां पर आपको एरो पर कंडीशंस देखनी आनी चाहिए। ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होता है, एबनॉर्मल कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले आपके पास KMnO4/H+ आपने ऐसे लिख दिया, और साथ में आपके पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एबनॉर्मल कंडीशन। तो आप समझ जाइएगा एबनॉर्मल कंडीशन से मतलब क्या है मेरा, या तो हाई टेम्परेचर हो सकता है या हाई प्रेशर या फिर दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, तो ध्यान समझना, आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग करवानी है, और क्योंकि ये कैसा कीटोन है, ये सिमेट्रिकल कीटोन है। अगर ये सिमेट्रिकल कीटोन है तो जब आप यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग करवाओगे तो आप यहाँ से भी करवा सकते हो या फिर यहाँ से भी करवा सकते हो, दोनों की बात एक ही है। बात समझ में आ रही है,
जब आप सिमेट्रिकल कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग करवाओगे, क्योंकि आखिरकार जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं वो बॉन्ड ब्रेकिंग से होते हैं। याद करो, जो पुराने वाले आपने एग्जांपल देखे थे, एक तो कार्बन H बॉन्ड ब्रेक होता था और एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता था। तो यहाँ पर भी हम वही सीख रहे हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। आप चाहे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करवाओ, आप चाहे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करवाओ। मान लो आप इसको A बोलते हो और इसको B बोलते हो, ठीक है, हम दोनों ही तरीके से बात करते हैं। अगर हम A तरीके से बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, देखना, अगर हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करवाया तो एक तो 2 कार्बन का यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होगा और 1 कार्बन का यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले मैं 2 कार्बन का एसिड बना देता हूँ, CH3COH प्लस HCOH, और HCOH का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाता है, H2O प्लस CO2। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आप B को बॉन्ड ब्रेक करवाओगे, जैसे ये B है, हम B के तरीके से बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं, ये हमने करवा दिया, तो वही दोबारा से 1 कार्बन का एसिड आ जाएगा और यहाँ पर 2 कार्बन का एसिड आ जाएगा। तो 1 कार्बन का आपने पहले यहाँ पर एसिड बना दिया और यहाँ पर आपने कितना बना दिया, 2 कार्बन का एसिड बना दिया, और 1 कार्बन का ऑक्सीडेशन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, H2O प्लस CO2। तो कुल मिला के फंडा क्या है, जब भी आपको कीटोन का प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले चेक करना है कीटोन कैसा है, सिमेट्रिकल कीटोन है। तो कोई भी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर दो और बॉन्ड ब्रेक करके देखो कि किस तरफ कितने कार्बन हैं, जिस तरफ जितने कार्बन उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एसिड बना दो। बस नोट में एक बात याद रखना, जो आपके पास एसिड बनता है उस एसिड में यदि आपके पास HCOH आ रहा है तो उसको फर्दर कन्वर्ट कर दोगे H2O प्लस CO2 में, ठीक है। ये वाली हम बात करते हैं, पूरा पॉइंट समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो मैं क्या सिखाना चाहता हूं इस वाले केस में आगे। अगर मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहां पर क्या आ गया, CH3, और मैं आपसे बोलता हूं इसका ऑक्सीडेशन करना है। वही सिंपल सी बात है, ये सारी कंडीशंस मेंशन होंगी ऊपर वाली पूरी की पूरी। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो समझ जाओ यहां पर एबनॉर्मल कंडीशन भी है। अगर कहीं पर कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखें। अब देखो ये कैसा कीटोन है, सबसे पहले चेक करो, सिमेट्रिकल कीटोन है। सर हमें तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल देखना ही नहीं आ रहा। अरे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, ये देखो ना, कार्बन C डबल बॉन्डो के बगल में यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है। तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करवाओगे तो किसी भी तरीके से करवा सकते हो, या तो इस तरह से करवा लो या फिर इस तरीके से करवा लो। तो पहले तो मैं समझाने के लिए करवा रहा था, तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है, इस तरफ से आपने बॉन्ड ब्रेक करवाया। यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, बस खत्म हो गया। एक तरफ आप बना दो 3 कार्बन का एसिड CH3CH2COOH और एक तरफ आप बना दो 2 कार्बन का एसिड। क्या आपको प्रोडक्ट बनाना आ रहा है इन केस ऑफ कीटोन? बहुत ही सरल है। लेकिन सर क्या होगा जब हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन आ जाए, जैसे सर ये हमारे पास यहां पर अनसिमेट्रिकल कीटोन है, और जब आप अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो इस वाले केस में आप ध्यान देना है। अब इस बार जो आप कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करवाओगे उसमें चेंज आएगा। कैसे? यहां से जब आप ब्रेक करवाओगे तो ये A पाथ है, और जब आप यहां से ब्रेक करवाओगे तो ये B पाथ है। ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन है बिल्कुल अलग अलग है। यहां पर दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है क्योंकि सिमेट्रिकल कीटोन है। यहां पर इस केस में दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं आएगा क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, और फिर सवाल आ जाएगा कि हमारे पास मेजर प्रोडक्ट किस बॉन्ड को ब्रेक करके आएगा। तो फिर हम अपने एक नए रूल का इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करते हैं। मान लो अगर मैं A पाथ की बात करता हूं, ब्रेक किया तो यहां पर 1 कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग आपने एसिड बना दिया HCOOH। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देना H2O में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 कार्बन का आपने एसिड बना दिया CH3CH2COOH। क्या आपको A पाथ समझ में आ गया? अब अगर मैं B पाथ की बात करता हूँ, ध्यान से बात को समझना। अगर मैं B पाथ की बात करूंगा तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो आपने 2 कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग एसिड बना दिया CH3COOH, और यहां पर भी 2 कार्बन हैं तो आपने 2 कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग एसिड बना दिया। अब आप खुद बताओ, जब आप A पाथ से ब्रेक कर रहे हो तो प्रोडक्ट कुछ और आ रहा है, और जब आप B पाथ से ब्रेक कर रहे हो तो प्रोडक्ट कुछ और आ रहा है। तो अब सवाल आ रहा है कि हमारे पास A और B में कौन सा तरीका सही है, और इसी ही को हमें बताते हैं
रूल, और उस रूल का नाम होता है हमारे पास पॉपऑफ्स रूल। तो अब आखिरकार पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है? पॉपऑफ्स रूल कहता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक इस तरीके से करो कि आपके पास जो ये कीटो ग्रुप है वह स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ रह जाए, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ आए। क्या बात समझ में आई? कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये तो था कि आपके पास यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करनी है। अगर एक बार तरीका पता चल जाए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका सही क्या है, उसके बाद तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या बोला कि पॉपऑफ्स रूल क्या बताता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक उस तरीके से करनी है कि जहां पर कीटो जो ग्रुप है आपके पास वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ आए। अब आप खुद सोचो, जब आप यहां से ब्रेक करते हो तो कीटो ग्रुप किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, और ये वाला बड़ा एल्काइल ग्रुप है और ये वाला स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है। लेकिन जब आप इस तरीके से ब्रेक करते हो तो ये वाला जो कीटो ग्रुप है वो किसके साथ जा रहा है? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जा रहा है। तो हम बोलेंगे बी वाला तरीका सही है और ए वाला तरीका गलत है। इसी को हम बोलते हैं पॉपऑफ्स रूल। क्या पूरा पॉइंट समझ में आ गया? सबसे पहले हमने कीटोन की कंडीशंस को जाना, एबनॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन होता है। फिर हमने सिमेट्रिकल कीटोन का प्रोडक्ट बनाया जो कि बहुत ही सरल है, क्योंकि दोनों ही तरफ से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करोगे तो सेम प्रोडक्ट आएगा। फिर हमने अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाया। तो वहां पर दिक्कत आ रही है कि बॉन्ड ब्रेक दो तरीके से कर सकते हैं, तो दो तरह के अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे। अब सवाल आ रहा है बॉन्ड ब्रेक कौन सा होगा? जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो आपके पास उस तरीके से होगा कि जो आपके पास ये कीटो ग्रुप है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाए। अब इस ही पे बेस्ड, पॉपऑफ्स रूल पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी आ सके। तो अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। ये सारे ही आपके पास कीटोन है और कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और एबनॉर्मल कंडीशन होगी। देखो सबसे पहले वाली केस की बात करते हैं। तो आपको पता है ये कीटो ग्रुप है, ये आपके पास स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है और ये आपके पास लार्ज एल्काइल ग्रुप है। तो आपको पता है हमेशा कीटो ग्रुप किसके साथ जाना चाहेगा? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो यहाँ तो आप दो कार्बन का एसिड बना दोगे, लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, इसके पास क्या है? ऑक्सीडाइजेबल H है, तो यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिड का कब होता था? जब हमारे पास सीधी एक चेन होती तो हम यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन करते थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा? एक तो आ जाएगा CH3COOH और साथ में एक आ जाएगा आपके पास इस तरीके से कीटोन, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइजेबल नहीं होगा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो, आप चाहोगे कि इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाए क्या, ताकि कीटो ग्रुप इसके साथ आ जाए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडाइजेबल H नहीं है, तो इसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं ये पॉपऑफ्स रूल का क्या है? एज अ एक्सेप्शन है। देखो सारे ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएगा। ध्यान से समझो, आप चाहते हो कि बॉन्ड ब्रेक यहाँ से हो ताकि इस कीटो ग्रुप को इसके साथ ले जाएं, लेकिन यहाँ पर इसका फर्दर कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। अरे आप C डबल बॉन्ड हो, कीटोन कैसे बनाओगे? 5 बॉन्ड हो जाएंगी। तो इसीलिए इस वाले केस में आपके पास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऐसा आ जाता है और यहाँ पर आपके पास क्या होगा? पहले तो HCHO का फॉर्मेशन होगा, फिर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होकर आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इस वाले केस में सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से भी कर सकते हो या उस तरफ से भी। तो जब आप यहाँ से करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर COOH और यहाँ पर भी आपके पास COOH, मतलब ये वाला पार्ट भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर, और ये वाला पार्ट भी आपके पास एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो हम बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएंगे, ध्यान देखना, कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएंगे, स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीडाइजेबल H भी है, तो आपके पास यहाँ तो क्या आ जाएगा? COOH आ जाएगा। इस वाली जगह आपके पास क्या आ जाएगा? COOH और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? इस तरीके से COCH3 कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सारे ही क्वेश्चन बेहतरीन थे, बस आपको इस वाले एक्सेप्शन को याद रखना है और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस वाले केस में आपके पास कीटोन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर इस वाले केस में आपके पास कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हमारे पास थी सारी पॉपऑफ्स रूल से रिगार्डिंग बातें। अब हम अगले बात करते हैं कि यदि हम कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेके आएं तो उनके साथ कार्बोनिल कंपाउंड किस तरीके से रिएक्शंस दिखाने वाले हैं, उस टॉपिक को अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सबसे पहले हमने इंडिविजुअली पढ़ चुका है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं कि यदि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेके आ जाएं तो सबसे पहले कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक तो सबसे पहला होता है हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट।
सबसे पहले जो हमें स्टडी करनी है वो क्या करनी है, टॉलरेंस रिएजेंट की स्टडी करनी है। दूसरा हमारे पास होता है फेलिंग सॉल्यूशन, और तीसरा हमारे पास होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। मेनली ये तीन हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर आपके सामने मैं एक तो एल्डिहाइड लेके आता हूँ इस तरीके से, और एक मैं आपके सामने यहाँ पर कीटोन लेके आता हूँ, और मैं यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेके आता हूँ जैसे टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो एल्डिहाइड तो रिएक्शन दिखा सकता है लेकिन कीटोन यहाँ पर रिएक्शन नहीं दिखाता। यही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीटोन के रिएक्शन दिखाने का कारण क्या है, ना दिखाने का कारण, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होती है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और जिसकी वजह से वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमारे पास ये तीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बाद इस पॉइंट को आपको समझना है कि एल्डिहाइड का तो ये ऑक्सीडेशन करते हैं लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करते, और इसी बात का हम फायदा उठाते हैं इन डिस्टिंग्विश ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए डिस्टिंग्विश ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो आप उनका रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ करवा दो, जहां पर एल्डिहाइड तो रिएक्शन दिखा देंगे लेकिन कीटोन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। जैसे टॉलरेंस रिएजेंट है तो ये तो रिएक्शन दिखा देगा, लेकिन अगर कीटोन है उसके सामने टॉलरेंस रिएजेंट लेके आ जाओगे तो वह रिएक्शन नहीं दिखाएगा। इसी ही बात का हम यूज करते हैं किसमें, डिस्टिंग्विश में। अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले रिएजेंट की, टॉलरेंस रिएजेंट। देखो सबसे पहले एक रिएक्शन है इस तरीके से, और फाइनली ये आपके पास यहाँ पर जो बन के आ रहा है इसी को हम बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। इसको आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। जब आप इसकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर एक तो सिल्वर का पीपीटी फॉर्म होगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो ये अपने आप को सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करवाएगा, और ये जो सिल्वर होता है ये साइन करेगा मिरर लाइक। इसी को हम लोग इसीलिए इस रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। उसका कारण क्या है, क्योंकि वहां पर सिल्वर जो डिपॉजिट होता है वो मिरर की तरह शाइन करता है। ये बात हो गई। यहाँ पर नोट में एक बात और समझनी है कि टॉलरेंस रिएजेंट डबल बॉन्ड पर कुछ भी फर्क नहीं डालता। मतलब सिंपल हाइड्रोकार्बन जैसे आपके पास ईथर हो गए, आपके पास एल्कोहल हो गए, आपके पास एल्कीन हो गई, है ना, इन सब का भी ऑक्सीडेशन ये टॉलरेंस रिएजेंट नहीं करते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की। तो हम लोगों ने टॉलरेंस रिएजेंट की बात कर चुकी है, अब हमारे पास फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात है। ठीक है, देखो सबसे पहले फेलिंग टेस्ट में अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ पर क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन में आपके पास दो होते हैं, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। आपको अच्छे से पता है ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये तो अब सवाल आना ही नहीं चाहिए कि किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड के साथ ही करेगा। सिंपल सी बात है, कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ये होता है आपके पास CuSO4 कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर आपके पास है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। आप लोगों ने टार्ट्रिक एसिड सुना होगा, तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट है ये। अब जब दोनों को मिलाया जाता है तो वहां पर आपके पास डीप ब्लू जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अपीयर होता है। अब जब आप इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाओगे तो ये जो डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर Cu2 के फॉर्मेशन की वजह से रेड पीपीटी में फॉर्मेशन हो जाता है। यही बात है जो आपको ध्यान रखनी है। जो डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स कलर है वो वहां पर रेड पीपीटी में फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CuTu, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं तो देखो जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है वो एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के साथ रिएक्शन दिखाता है, लेकिन जो हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन होता है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। इस बात को आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। जिस तरीके से हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन में दो होते हैं उस तरीके से हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी दो होते हैं, 1 और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन 2। इन दोनों को मिलाया जाता है तो सिंपली हम लोग बात कर सकते हैं इसकी जो रिएक्शंस होती हैं ये कुछ ना कुछ पूरी की पूरी सिमिलर रिएक्शंस होती हैं, सिमिलर टू फेलिंग सॉल्यूशन। सारी की सारी इसकी सेम बातें उसी के साथ हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनकी रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड के साथ होती है, कीटोन के साथ नहीं होती है। अब मैं कुछ अच्छे से क्वेश्चंस कराता हूं जहां पर आपको बताना है कौन सा कंपाउंड इनके साथ रिएक्शन दिखाएगा और कौन सा नहीं दिखाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। देखो अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हमें बताना है कि इन सभी कंपाउंड्स में से कौन टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन दिखाएगा।
देखो आपके सामने ये क्या है, एल्डिहाइड है। आपको अच्छे से पता है एल्डिहाइड आपके पास टॉलेंस रेंज के साथ भी रिएक्शन दिखाएंगे और फेलिंग्स रेंज के साथ भी रिएक्शन दिखाएंगे। वहीं पर अगर मैं कीटोन की बात करता हूं तो कीटोन टॉलेंस रेंज के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखाते और फेलिंग्स रेंज के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखाते। वहीं पर ये हमारे पास देखो ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो टॉलेंस रेंज तो रिएक्शन दिखाते हैं लेकिन फेलिंग रेंज रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। इस बात पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, कीटोन है, ना ही टॉलेंस रेंज रिएक्शन दिखाएंगे ना ही फेलिंग्स रेंज रिएक्शन दिखाएंगे। अब देखो ये आपके पास एसिड है, एसिड के साथ ना ही टॉलेंस रेंज रिएक्शन दिखाते हैं और ना ही फेलिंग्स रेंज रिएक्शन दिखाते हैं। ये देखना, ये आपके पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं। यहाँ पर एक आपके पास ऑक्सीडाइजेबल H है, तो यहाँ पर टॉलेंस रेंज भी रिएक्शन दिखाते हैं और फेलिंग्स रेंज भी रिएक्शन दिखाते हैं। मेनली हम यहाँ पर टॉलेंस रेंज की बात करें तो यहाँ पर ये सिल्वर के साथ वहाँ पर सिल्वर का फॉर्मेशन कर देगा और साथ में CO2 का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। टॉलेंस रेंज क्या था, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, तो यहाँ पर एक तो सिल्वर और CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास क्या है, ये पोजीशन 0 है, ये अल्फा है, इसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सिल्वर के प्रेजेंस में और इस तरीके से फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, तो ये भी हमारे पास रिएक्शन दिखाते हैं। वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, हेमीएसिटल है। क्योंकि हेमीएसिटल बेसिक मीडियम में फॉर्म होते हैं तो हम इससे वापस एल्डिहाइड भी फॉर्म कर सकते हैं। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको रिएक्शन विद अल्कोहल पढ़ाया था, रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं पता तो एक बात याद कर लो, जो हेमीएसिटल होते हैं वो बेसिक मीडियम में वापस कार्बोनिल कंपाउंड में फॉर्म हो जाते हैं। अब ये एल्डिहाइड है और ये रिएक्शन दिखाएगा, तो ये भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं स्टार लगा रहा हूँ। ये देखो जो एसिटल होते हैं वो एसिटल वापस में कन्वर्ट नहीं होते, तो यहाँ पर अगर ये कन्वर्ट नहीं होंगे तो ये रिएक्शंस भी नहीं दिखाने वाले। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये हेमीकीटल है और हेमीकीटल फिर अगर अब वापस कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में होगा। और हमें अच्छे से पता है कीटोन तो कोई रिएक्शन दिखाता ही नहीं है, तो यहाँ पर ना ही टॉलेंस रेंज होगा ना ही फेलिंग्स रेंज होगा। इस सवाल में कोई कन्वर्जन ही नहीं होता तो यहाँ पर रिएक्शन की बात ही नहीं करेंगे। ये आपके पास हाइड्रोक्सिल अमीन है तो इसको याद रखना, ये आपके पास रिएक्शन दिखाते हैं, है ना। लास्ट वाले केस की बात करते हैं, जिस तरीके से आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसी ही तरीके से आपके पास यहाँ पर क्या है, ये पोजीशन 0, ये अल्फा, तो ये होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी आपके पास टॉलेंस रेंज के साथ रिएक्शन और फेलिंग्स रेंज के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जो आपके कॉन्सेप्ट अप्रोच को बहुत अच्छा बना देंगे। तो अभी तक हमने अपने ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ा एकदम सेपरेट, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पढ़ा, कीटोन में हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा पॉपअप रूल, फिर हम लोगों ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, वेनेडिक्ट सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने बात की कुछ इन क्वेश्चंस की। अब आपके पास जो बचा है, एक तो आइडोफॉर्म रिएक्शन बचा है, बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन बचा है और डेकिन रिएक्शन बचा है। इन सभी रिएक्शंस को मैं नेम रिएक्शंस में सेपरेटली अलग से अच्छे से कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये सारा मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। पढ़ाने को तो यार फिर पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन यहीं पर हम रोकते हैं अपने सफ़र को और मैं कुछ मिसलेनियस रिएजेंट्स हैं 3-4 उनकी बात करूँगा, जैसे DCC, DDQ, SeO2, इन कुछ रिएजेंट्स की बात करूँगा। उसके बाद हमारा कंप्लीटली रिएजेंट्स फिनिश हो जाएगा, आज या कल में फिनिश है और हम लोग फिर नेम रिएक्शन का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।